हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 26 चैप्टर 261 आयशा और रुद्राक्षी का स्पाइसी नूडल्स खाना और सभी का शोकड होकर उन्हें देखना। रुद्राक्षी अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर वेटर आया। राहील ने सब की तरफ देखते हुए कहा, सब अपना ऑर्डर दे दो। राहील की बात सुनकर सब लोग एक एक करके अपना ऑर्डर देने लगे। आयशा जो अपने ख्यालों में थी, उसके मुंह से अचानक से निकाला, मेरे लिए हॉट स्पाइसी नूडल्स, और नूडल्स काफी ज्यादा स्पाइसी होने चाहिए। अगर वह स्पाइसी नहीं हुए तो देख लेना, आयशा ने कहा और रूम में ही मौजूद वेटर के साथ आए मैनेजर की तरफ घूर कर देखा। आयशा की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, जी मैम, आप चिंता मत करें, हम आपको एकदम स्पाइसी नूडल्स खिलाएंगे। पर क्या आप श्योर है कि आप वही स्पाइस नूडल्स खा पाएंगी? वह श्योर है इसलिए बोल रही है, और मेरे लिए भी सेम 1 बाउल स्पाइसी नूडल्स, और वह इतने स्पाइसी होने चाहिए कि खाते ही आंखों में से आंसू बहने लगे। रुद्राक्षी ने भी कहा। रुद्राक्षी और आयशा का ऑर्डर सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर रुद्राक्षी और आयशा दोनों ही इतनी स्पाइसी नूडल्स क्यों मंगवा रही है। भाभी, आप एक बार सोच लीजिए, स्पाइसी नूडल्स शायद आपने कभी ट्राई नहीं किए हैं, उनकी एक बाइट भी नहीं ली जाती, वह सच में कुछ ज्यादा ही स्पाइसी होते हैं, युवा ने कहा। युवान की बात सुनकर रुद्राक्षी ने पानी पीते हुए कहा, मुझे वही ऑर्डर करना था। रुद्राक्षी की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोगों ने अपना ऑर्डर दिया। उसके बाद वेटर वहां से चला गया। आयशा और रुद्राक्षी किसी से भी बात नहीं कर रही थी। अगर कोई उनसे कुछ पूछता तो वह बस आहूं में जवाब दे देती। उनका ये बिहेवियर वहां मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। नीति तो बेचारी कब से अपना ध्यान राहील से हटाने की कोशिश कर रही थी। वह जितना हो सके राहील को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। इसी चक्कर में नीति भी किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। लगभग 20 मिनट की शांति के बाद वेटर रूम में खाना लेकर आया। वेटर ने सबको खाना सर्व किया। रुद्राक्षी और आयशा के सामने बाउल में नूडल्स पड़े थे, जो दिखने में काफी गर्म भी थे। सभी लोग खाना खाने लगे। उनका ध्यान रुद्राक्षी और आयशा पर ही था। उन नूडल्स को देखकर ही पता चल रहा था कि वह किस हद तक स्पाइसी है। रुद्राक्षी और आयशा ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वह नूडल्स खाने लगे। वह दोनों लगातार नूडल्स को खाए जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन दोनों की यह हालत देखकर शिवांगी ने कहा, आप लोग बस कीजिए अब और मत खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत टेस्टी है। उसके बाद अवनी ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, सीरियसली यह माइंड ब्लोइंग है। ये कहते हुए रुद्राक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसके सामने बैठे आयशा का भी यही हाल था। वह दोनों ही लगातार उन नूडल्स को खा रही थी। बाकी सब भी अपना खाना छोड़कर उन दोनों को हैरानी और शौकन भरी नजरों से देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही रुद्राक्षी और आयशा नूडल्स को खाते हुए अपनी आंसू, अपने दर्द को बहा रही थी। वह सबके सामने चाहे ऐसे न रो पाए, पर अभी इन नूडल्स को खाते हुए वह रो सकती थी। उन दोनों के ही दिमाग में बस रुद्राक्ष और वो की कहानी बातें चल रही थी। अपने दर्द के आगे वह कुछ नहीं देख पा रही थी, ना ही महसूस कर पा रही थी। आयशा ने टिश्यू से अपनी नाक को साफ करते हुए कहा, ये यम्मी है ना? अवनी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हमें हिलाई, पर उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। नूडल्स को खाते हुए उन दोनों को काफी ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। रुद्राक्षी, आयशा बस रहने दो, बहुत हो गया, राहील ने कहा। पर उन दोनों ने राहील की भी बात नहीं सुनी। वह बस सुन नूडल्स को खाए जा रही थी। उन दोनों की हालत देखकर अब सबको डर लग रहा था, कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। आखिरी इन्हें हुआ क्या है? नीति ने कहा। नीति की बात सुनकर वहीं बैठ जाए ने कहा, कम कुछ तो गलत है जो ये हमें दिख नहीं रही। तभी रुद्राक्षी जगह से खड़ी हुई। उसने जाकर आयशा का हाथ रोका, जो वह नूडल्स खाने के लिए आगे बढ़ा रही थी। रुद्राक्षी ने आयशा का हाथ कस के पकड़ा और उसे उठाकर अपने साथ रूम से बाहर ले गई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया रुद्राक्षी इस तरह आयशा को क्यों लेकर गई। सभी लोग दरवाजे की तरफ से देख रहे थे। रुद्राक्षी आयशा को लेकर बाहर आए और सीधे उससे होटल के किचन की तरफ लेकर गई। उन दोनों का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा जैसे वह दोनों किसी गर्म भट्टी से बाहर आए हो। उन दोनों का मुंह जल रहा था, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था।
किचन में आने के बाद रुद्राक्षी ने तुरंत जाकर फ्रीजर खोला जिसमें बहुत सारी दूध के बॉटल्स रखे हुए थे। किचन में मौजूद सारा स्टाफ और शेफ रुद्राक्षी आयशा को वहां देखकर हैरान रह गया। ऐसे किसी का भी किचन में आना अलाउड नहीं था। रुद्राक्षी ने दूध की बोतल खोली और सीधे आयशा के मुंह में लगा दी। आयशा नहीं रुद्राक्षी की तरफ देखा और उस बोतल में से दूध पीने लगी। उस दूध की ठंडक से आयशा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वरना पहले उसके गले में पेट में हर तरफ बहुत जलन होने लगी थी। उन दोनों की यह हालत देख कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आयशा ने फिर उस बोतल से रुद्राक्षी को वह मिल्क पिलाया। वह दूध बहुत ठंडा था, इसीलिए उन दोनों को ही अपने अंदर राहत महसूस हो रही थी, पर फिर भी उन दोनों की आंखों से आंसू अभी भी बहे जा रहे थे। रुद्राक्षी 2 बोतल मिल्क की और उठाए और फिर आयशा को लेकर वहां से चली गई। चैप्टर 262 नीति का राहिल को सुनाना। उस किचन में मौजूद हर कोई हैरान था। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि रुद्राक्षी और आयशा यहाँ पर ऐसे आकर गई क्यों। उनके दिमाग के सारे तार हिल गए थे। एक तो पहले ही उनके ऐसे आने से वह सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे। रुद्राक्षी और आयशा के जाने के बाद नीति ने भी सबकी तरफ देखकर कहा, अब मैं अभी आए। तुम कहाँ जा रही हो? शिवांगी ने नीति से पूछा। शिवांगी की बात सुनकर नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मुझे वॉशरूम जाना है। शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर से नीति वहां से चली गई। पता नहीं अब क्या होगा, राहिल कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा हुआ राहिल ने उसको नहीं देखा, अगर राहुल उसको देख लेता तो जरूर उसे शक हो जाता और फिर कोई बड़ा बवाल। नीति ने अपने चेहरे को धोते हुए मिरर में खुद को देखकर कहा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने तो तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है राहिल, पर मैं तुमसे दूर जा ही नहीं पा रही हूँ। पर अब मुझे किसी भी कीमत पर तुमसे दूर जाना ही होगा, वरना कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहती मेरे कारण कुछ भी बर्बाद हो, नीति ने कहा। नीति जब वॉशरूम से बाहर आ रही थी, अचानक से ही नीति को किसी ने एक रूम में खींच लिया। इस तरह खींचे जाने से नीति शॉक में रह गई। वह चिल्लाती उससे पहले ही उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उस आदमी ने नीति को दीवार से लगाया और उसके मुंह पर हाथ रख उसे देखने लगा। कुछ पल तो नीति पूरी तरह से ब्लैक हो गई, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो अब क्या तुम मुझे भी पहचान नहीं पाती? एक भारी गुस्सा आवाज नीति के कानों में पड़ी। उस आवाज को सुनकर नीति ने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे के ठीक सामने राहिल का चेहरा था। उन दोनों के चेहरों के बीच ज्यादा फासला नहीं बचा था। राहिल को देखकर नीति की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उससे पता था राहिल जरूर से मिलेगा उस डेट वाले झूठ के कारण, पर इस तरह और इतनी जल्द यह उसने नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है नीति, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, फिर भी तुम यहाँ किसी और लड़के के साथ डेट पर आई। ये कहते हुए राहिल ने गुस्से में अपने हाथ को सामने दीवार पर दे मारा। राहिल के इस तरह करने से नीति की आंखें डर के मारे बंद हो गई। तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? अगर वह लड़का मेरे सामने आ जाए तो मैं भी उसे इस दुनिया से ऊपर भेज दूंगा, पर उससे पहले तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह किसी के साथ डेट पर आने की, जबकि तुम और मैं एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं, राहिल ने कहा। राहिल की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। नीति ने राहिल की तरफ देखा और बोलने की कोशिश करते हुए कहा, आप शांत हो जाए। मैं शांति ही तो था, इतने वक्त से मैंने सोचा मुझे तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि तुम सब कुछ संभाल सको। मुझे नहीं पता था मेरे स्पेस देने के कारण तुम इस तरह किसी और के साथ डेट पर आने के लिए मान जाओगी, राहिल ने कहा। राहिल की बात सुनकर नीति के पास कोई भी जवाब नहीं था, पर उसे अच्छे से पता था अगर उसने राहिल को जवाब नहीं दिया तो राहिल उसे आज छोड़ेगा नहीं। इसलिए नीति ने मैं खुद को संभालते हुए कहा, कहाँ स्पेस दिया है आपने मुझे? मेरी जिंदगी के हर एक चीज में आप मौजूद हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मेरे साथ हो क्यों आ रहा है, क्यों मेरे ऊपर इतनी नजर रखी जाती है? क्या गलती कर दी मैंने? ऐसी दुनिया जहां में इतनी सारी लड़कियां हैं, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं क्या बिगाड़ा है आपका? ये कहते हुए नीति की आवाज थोड़ी भारी हो गई। राहिल ने नीति की तरफ देखा और फिर नीति की आंखों में देख उसके दोनों कंधे को पकड़कर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने तुम पर नजर रखी? अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। तुम आयशा और अवनी को कैसे जानती हो? तुम डेट पर जा रही हो, ये सब मुझे पहले से पता होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? आप मुझे परेशान कर रहे हैं, नीति ने राहिल की तरफ देखकर कहा। राहिल नीति की बात सुनकर खामोश हो गया। उसने कुछ देर तक नीति की आंखों में देखा और फिर कहा, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं।
पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, नहीं है मुझे आपसे प्यार, नीति ने गुस्से में कहा और राहील को खुद से दूर धक्का दे दिया। राहील नीति से थोड़ा दूर हो गया। नीति ने राहील की तरफ देखा और फिर वहां से बाहर आ गई। राहील वहां पर अभी भी शौक में खड़ा था। वही वहां से बाहर आने के बाद नीति की आंखें आंसुओं से भर गई। वह कब से अपने आंसुओं को राहील के सामने कंट्रोल कर रही थी। नीति ने धीरे से खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मैं आपको अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती, ना ही मैं आपकी जिंदगी में आ सकती हूँ, चाहे मैं आपसे कितना ही प्यार क्यों न कर लूँ, हम कभी एक नहीं हो सकते। ये कहते हुए नीति की आंखों से आंसू बह निकले। चैप्टर 263 आयशा का वापस लंदन जाने का फैसला और व्योम का रुद्राक्ष को आयशा का पता लगाने के लिए बोलना। दूसरी तरफ रुद्राक्षी आयशा को लेकर होटल के एक दूसरे रूम में लेकर गई। उसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, क्या हो गया तुमको, क्या हुआ है, तुम क्यों इतना परेशान हो, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मैं कहाँ पर रो रही हूँ, वह ज्यादा मिर्ची खाने की वजह से आंखों में आंसू आ गए थे। और कुछ नहीं, आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। आयशा की बकवास सुनकर रुद्राक्षी ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, अगर अगले 2 सेकंड में तुमने सब नहीं बताया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहकर रुद्राक्षी ने आयशा की तरफ देखा। आयशा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये देख रुद्राक्षी जैसे ही वहां से जाती उससे पहले ही आयशा ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। रुद्राक्षी को नहीं पता था आयशा के साथ क्या हुआ था, पर फिर भी आयशा को ऐसे रोता देखकर रुद्राक्षी भी रोने लगी। क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रुद्राक्षी ने रोते हुए आयशा से पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने रोते हुए ही कहा, उसने मुझे चले जाने को कहा है, वह मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आयशा की बातों का मतलब रुद्राक्षी समझ गई। व्योम ने ही आयशा से ये सब कहा होगा। आयशा की बात सुन रुद्राक्षी ने आयशा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसके आंसू को साफ करते हुए कहा, शांत हो जा, मुझे बता क्या कहा है व्योम ने। मैं अभी उससे बात करती हूँ, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुमको ये सब कहने की? रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने रोते हुए कहा, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है रुद्राक्षी, मेरा एक तरफा प्यार एक तरफा ही रहेगा जिंदगी भर। अब मैं कभी भी उनको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। उसे लगता है मैं इतनी गिरी हुई लड़की हूँ जो उसकी जिंदगी से उसकी यादों को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए तुम एक अच्छी लड़की भी नहीं हूँ। वह मुझे एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी अब उसे और परेशान नहीं करूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? रुद्राक्षी ने हैरानी में कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ कर कर मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्षी को वह सब बता दिया जो आज व्योम ने उससे कहा था। पर तुमको व्योम को बताना चाहिए था, तुमने वह सब नहीं किया है, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने कहा, उसे मेरी कोई बात नहीं सुननी थी। अब बहुत हो गया, अब मैं वापस जा रही हूँ यहाँ से। मैं भी अब व्योम को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। अगर वह यही चाहता है मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँ तो मैं जरूर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी बिल्कुल हैरान रह गई। रुद्राक्षी से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता था आयशा व्योम से किस हद तक प्यार करती है। आयशा ने ये किसी के सामने जाहिर नहीं किया था सिवाय रुद्राक्षी के। रुद्राक्षी हमेशा से जानती थी आयशा का व्योम के लिए एक तरफा प्यार है। एक बार फिर सोच ले, तुम व्योम से कितना प्यार करती हो, क्या रह पाएगी उसके बिना? रुद्राक्षी ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा। आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने व्योम का चेहरा आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों से भी तो अपने एक तरफा प्यार के जरिए जिंदा थी ना, पूरी जिंदगी भी रह लूंगी फिर। मैं नहीं चाहती मेरे कारण व्योम को कोई भी परेशानी हो। अब सब खत्म हो चुका है। मैं आज ही वापस राजस्थान जा रही हूँ और उसके कुछ दिनों बाद लंदन मॉम डैड के पास। रुद्राक्षी आयशा की हालत समझ सकती थी। रुद्राक्षी ने तुरंत आयशा को अपने गले लगा लिया। आयशा भी रुद्राक्षी के गले लग गई। रुद्राक्षी से बात करके उसे हल्का महसूस हो रहा था, पर आयशा के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें कितना दर्द था ये रुद्राक्षी बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकती थी। आयशा की बातें सुनकर रुद्राक्षी अपनी परेशानियां उसे नहीं बता सकती थी, इसलिए रुद्राक्षी ने अपना दर्द अपने दिल में ही रखा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अवनी ने आयशा से कहा। आयशा मुस्कुराए और फिर कहा, डिनर करने के बाद मैं रेलवे स्टेशन से राजस्थान के लिए निकल जाऊंगी। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद वह दोनों वापस से अपने बुक किए रूम की तरफ जाने लगी जहां पर सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे।
जब आयशा और रुद्राक्षी रूम में आए तब वहां पर राहील के अलावा बाकी सब मौजूद थी। आयशा रुद्राक्षी की हालत अब पहले से ठीक थी। आयशा और रुद्राक्षी वापस से अपनी जगह जाकर बैठ गई। आप लोग ठीक तो हैं ना? जय ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। जय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम ठीक हैं, नूडल्स थोड़े ज्यादा ही स्पाइसी थे इसीलिए भाभी मैंने आपको नूडल्स खाने से मना किया था, युवान ने कहा। युवान की बात सुनकर रुद्राक्षी हल्के से मुस्कुरा दी। अब तो आप दोनों ठीक हैं ना? नीति ने उनकी तरफ देखकर कहा। नीति की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में महिला दी। तभी वहां पर राहील भी आ गया। राहील के आने के बाद सब लोगों ने खाना शुरू किया। खाने के बाद सब लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। भाभी मैं आपके साथ चलता हूँ, आखिर हमें जाना तो एक जगह पर ही रही है ना? युवान ने कहा। युवान की बात सुनकर रुद्राक्षी ने आयशा की तरफ देखकर कहा, नहीं मैं आयशा को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। अचानक से आयशा तुम कहाँ जा रही हो? राहील ने पूछा। राहील की बात सुनकर आयशा ने स्माइल करते हुए कहा, वह राजस्थान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसके लिए मुझे राजस्थान निकलना होगा। अगर इमरजेंसी है तो तुम फ्लाइट से जा सकती हो ना, ट्रेन से जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, जय ने कहा। जय की बात सुनकर आयशा ने कहा, नहीं इतनी इमरजेंसी नहीं है, मुझे ट्रेन में जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, फ्लाइट वगैरह ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती और ट्रेन में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तुम लोगों ने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया होगा पर लाइफ में एक बार जरूर करना, बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर आपको छोड़ने के लिए आते हैं, बहुत मजा आएगा, वैसे भी घर जाकर तो बोर ही होना है, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर सब लोगों ने अपनी हिलाई, सब लोग उसकी बात से सहमत थे। आयशा और रुद्राक्षी ने उन सब की तरफ देखा। आयशा ने कहा, सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ रुद्राक्षी तुम भी घर चली जाओ, मैं अपने आप रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी, मैं बच्ची तो नहीं हूं ना। वही तू बच्ची नहीं है, उससे भी ज्यादा गई गुजरी है, अब चुपचाप अपना मुंह बंद कर और चल, रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर जहां आयशा का मुंह बन गया वहीं बाकी सब लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। उसके बाद वह सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। नीति भी उनके साथ ही थी। रुद्राक्षी उसे अपने साथ लेकर चली गई। रुद्राक्ष अपने विला के हॉल में सोफे पर बैठा था, उसकी आंखें बंद थी। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग किया। रुद्राक्ष ने तुरंत अपने फोन की तरफ देखा, उसे लगा रुद्राक्षी का कॉल होगा पर वहां पर व्योम का नाम फ्लैश हो रहा था। व्योम का नाम देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई। उसने फिर कॉल पिक कर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ भैया बोलिए, मुझे जल्द से जल्द पता कर बताओ आयशा नंदा इस वक्त कहाँ पर है? रुद्राक्षी से पूछो, रुद्राक्षी आयशा की बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे जरूर पता होगा, व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ पल के लिए हैरान रह गया। रुद्राक्षी घर पर नहीं है, फिर भी मैं आपको जल्दी ही पता कर बताता हूँ, रुद्राक्ष ने ये कहा और फिर कॉल कट कर दिया। रुद्राक्ष को समझ नहीं आया अचानक से व्योम आयशा के बारे में क्यों पूछ रहा है, पर व्योम की आवाज सुनकर ही रुद्राक्ष समझ गया था सिचुएशन बहुत सीरियस है, इसलिए रुद्राक्ष ने तुरंत धैर्य को कॉल किया और अपना कोट लेकर विला से निकल गया। चैप्टर 264 रुद्राक्ष व्योम को रेलवे स्टेशन पर देखकर अभी लोग शॉक्ड, और क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? दूसरी तरफ सबकी कार एक साथ रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वह सभी एक एक करके कार से बाहर आए। आसपास मौजूद लोगों को देख राहील के दिमाग में यही चल रहा था, किसी को कोई चोट न पहुंच जाए। वह पहले कभी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं आए थे, उनके साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स मौजूद रहते थे, वह पहली बार बिना बॉडीगार्ड्स के आज ऐसे बाहर आए थे। रेलवे स्टेशन की अंदर जाने से पहले आयशा एक बार में सबसे कहा, अब तुम सब लोग वापस चले जाओ। आयशा की बात सुन शिवांगी ने एक्साइटमेंट में कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली चाच पीनी है। सब शिवांगी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम सब जरूर अंदर जाएंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहते हुए रुद्राक्षी ने आयशा को घूर कर देखा। रुद्राक्षी की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। आयशा ने अपनी गर्दन नामे हिलाई, फिर सब लोग स्टेशन की तरफ चल पड़े। स्टेशन पर आयशा ने अपने लिए राजस्थान की टिकट बुक करवाए और फिर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी, जो 15 मिनट बाद आने वाली थी। आयशा वही चेयर पर बैठ गई, बाकी लड़कियां भी आयशा के साथ बैठे गई।
जय, युवान और राहील जो पहली बार रेलवे स्टेशन आए थे वह चारों तरफ देखने में बिजी थे। ये कितना अमेजिंग है ना, युवान ने कहा और रेलवे स्टेशन की पिक क्लिक कर ली उसने अपनी और बाकी सब लोगों की सेल्फी ली और उसे तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। दूसरी तरफ व्योम और रुद्राक्ष सब लोगों को ढूंढने में बिजी थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था व्योम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उनके पास रुद्राक्ष का कॉल आया। व्योम ने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से रुद्राक्ष की आवाज आई। वह रेलवे स्टेशन है और 5 मिनट बाद ही आयशा की राजस्थान के लिए ट्रेन है, जल्दी करिए, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर आए व्योम ने बिना कुछ कहीं फोन साइड में फेंका और अपनी कार को फुल स्पीड में चलाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। रुद्राक्ष को पता था व्योम कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए उसने तुरंत व्योम की लोकेशन पता कार्रवाई। व्योम की लोकेशन रेलवे स्टेशन से लगभग 10 मिनट की दूरी पर थी। व्योम के कार एक ट्रैक्टर लगा हुआ था, उसी की वजह से भी रुद्राक्ष ये कर पाया। रुद्राक्ष ने तुरंत आकाश को कॉल किया और उसे 10 मिनट के पूरे रास्ते को तुरंत खाली करने का ऑर्डर दे दिया ताकि व्योम जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा आयशा, मैं आराध्या को नहीं रोक पाया पर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ ही रहोगी, व्योम ने खुद से ही कहा और फिर अपनी कार की स्पीड और तेज कर दी। रास्ते में कोई भी कार मौजूद नहीं थी, इसलिए व्योम बिल्कुल फुल स्पीड में कार चला रहा था। रुद्राक्ष भी तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया क्योंकि उसे पता चल गया था रुद्राक्षी भी वहां पर है। एक तरफ जहां सब लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ व्योम और रुद्राक्ष रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे। 10 मिनट के रास्ते को व्योम ने केवल 4 मिनट में पार कर लिया और तुरंत अपनी कार से निकाल भागते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर जाने लगा। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए व्योम एक दो बार लोगों से टकरा भी गया। रुद्राक्ष भी अपनी कार से बाहर आया, उसने व्योम को जाते हुए देख लिया। व्योम के साथ एक भी बॉडीगार्ड मौजूद नहीं था। ये देखकर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर तुरंत रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया। रुद्राक्ष के साथ उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थी जो रुद्राक्ष के पीछे पीछे चल रहे थे। उन सभी को देखकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद सरेआम लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई नजारा नहीं देखा था। एक तो रुद्राक्ष कितना ज्यादा हैंडसम था, ऊपर से रुद्राक्ष के पीछे आ रहे वह लोग और रुद्राक्ष का ऑरा उन सभी को रुद्राक्ष की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहे थे। पर रुद्राक्ष को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो अपने लंबे और तेज कदमों से रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा था। चेयर पर बैठी आयशा जमीन की तरफ देखकर कुछ सोच जा रही थी, उसके आंखों में नमी थी जो वह छिपा रही थी। उसके साइड में ही बैठी रुद्राक्षी आयशा की तरफ देख रही थी। उसे अच्छे से पता था आयशा क्या फील कर रही है, पर वह नहीं चाहती थी कि आयशा रोए, इसीलिए रुद्राक्षी ने आयशा को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर रुद्राक्षी आयशा को हाथ भी लगती तो आयशा फिर से रोने लग जाती। व्योम आयशा को पूरे स्टेशन पर ढूंढ रहा था पर भीड़ होने के कारण व्योम को इतनी आसानी से आयशा दिखाई नहीं दे रही थी। तभी व्योम की नज़र वही दूर पर मौजूद एक ग्रुप पर गया। वह कोई और नहीं थे बल्कि वहां रुद्राक्षी, आयशा और बाकी सब लोग थे। उन लोगों को देखते ही व्योम तुरंत उससे तरफ भागा। अचानक से आयशा को लगा कोई उसके पैरों के पास बैठा है। आयशा ने जैसे अपनी नज़र ऊपर की, उसकी नज़रें व्योम की नज़रों से जा मिली जो ठीक उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। व्योम को वहां पर देखकर आयशा हैरान रह गई, उससे लगा नहीं था व्योम यहां पर आ जाएगा। क्या सच में मुझे छोड़कर जा रही हो, व्योम ने आयशा की नजरों में देखते हुए कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वही बाकी सब लोग हैरानी में इन दोनों को देख रहे थे। रुद्राक्षी को भी समझ नहीं आया व्योम यहाँ पर कब और कैसे आया। वही बाकी सब लोग यही सोच रहे थे कि व्योम आयशा से बातें क्या कर रहा है और वह यहाँ पर क्यों आया है। इतना ज्यादा गुस्सा है कि बात तक नहीं करोगी, व्योम ने कहा। आयशा ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी वहां पर रुद्राक्ष भी आ गया। रुद्राक्ष को देखते ही सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए। सबको अच्छे से पता था रुद्राक्ष कभी ऐसी जगह पर नहीं आता था, उसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक प्लेस वाली जगह बहुत बुरी लगती थी। वहां पर सफाई नहीं रहती थी और यही बात रुद्राक्ष को जरा सी भी पसंद नहीं थी। फिर आज क्यों रुद्राक्ष यहाँ आया होगा। रुद्राक्षी की नज़र भी रुद्राक्ष पर पड़ गई पर उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। उसके दिमाग में एक बार फिर रुद्राक्ष की कई बातें घूमने लगी जो रुद्राक्ष ने स्टडी रूम में राहील से कह रहा था। चैप्टर 265 व्योम का आयशा को प्रोपोज करना, आयशा का शर्माना।
ये सब चल क्या रहा है, युवान ने धीरे से कहा। युवान की बात सुनकर उसके पास में ही खड़ी शिवांगी ने कहा, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता। पर क्या, युवान ने कहा। युवान के सवाल का जवाब वहां पर किसी के पास मौजूद नहीं था। सभी लोग व्योम और आयशा की तरफ देखने लगे। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, आयशा ने एक गहरी सांस लेकर बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने आयशा की तरफ देखा। व्योम को पता था उसने आयशा को जितना कुछ कहा था उसके बाद आयशा इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है। उसने गुस्से में पता नहीं कितना कुछ आयशा को सुना दिया था। रुद्राक्ष वही साइड में खड़ा होकर यह सब देख रहा था, पर उसकी नजर रुद्राक्षी पर ही थी। रुद्राक्षी भी रुद्राक्ष की नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, पर वज्ञ रुद्राक्ष को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, जैसे रुद्राक्ष वहां पर मौजूद ही ना हो। मुझे माफ कर दो आयशा, मुझे पता है मैंने उसे वक्त तुमसे जो कुछ भी कहा वह सब गलत था। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। तुम गलत नहीं थी, तुम कभी गलत नहीं थी। गलत कोई था तो वह सिर्फ मैं था, जो अपने अतीत से बाहर नहीं आ पा रहा था। पता नहीं मैंने तुम्हें कितनी बार हर्ट किया, पर मुझ पर ट्रस्ट करो, जब मुझे पता चला वह सब तुमने नहीं किया तब से मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का कोई जरूरी हिस्सा मुझसे दूर जा रहा हूं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह घूम रहा था और तुम मुझे नहीं मिली, तब मुझे ऐसा लग रहा था अगर तुम जल्दी मेरे सामने नहीं आई तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपनी नजरें ऊपर कर व्योम की तरफ देखा। अभी भी आयशा उस चेयर पर बैठी थी और व्योम उसके सामने घुटनों पर। आयशा को अपनी तरफ देखता पाकर व्योम ने नम आंखों से कहा, मुझे खुद नहीं पता आयशा कब तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट बन गई। मुझे अपनी फीलिंग समझने में वक्त जरूर लगा, पर अब मैं समझ चुका हूँ। तुम मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर या आम लड़की नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो, मेरे लिए बहुत सबसे ज्यादा स्पेशल हो, जिसे मैं खुद से कभी दूर जाने नहीं देना चाहता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। अगर तुम गई तो शायद इस बार कभी मैं अपने दर्द से बाहर नहीं आ पाऊंगा, व्योम ने कहा। व्योम की आवाज में ही उसका दर्द साफ देखा जा सकता था। व्योम सच में काफी दर्द में था। व्योम की बात सुनकर शिवांगी और नीति की आंखें भी नम हो गई। वहीं राहील और युवान भी हैरान थे, उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या तुम सॉरी हो, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ये देखकर आयशा ने कहा, तो पनिशमेंट पूरी करो और उठक बैठक करो। आयशा की बात सुनकर व्योम ने हैरानी में कहा, क्या? अगर सॉरी हो तो अभी उठक बैठक करो, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम अपनी जगह से खड़ा हुआ। अभी स्टेशन पर बहुत से लोग मौजूद थे, उनके आसपास मौजूद लोग उनकी तरफ ही देखे रहे थे, क्योंकि रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड्स उन सब ने चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे थे और एक सर्कल बना रखा था, इसलिए वहां मौजूद बाकी सब का ध्यान उन लोगों की तरफ ही था। व्योम को वहां मौजूद किसी भी आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, न ही अपने नाम या किसी और चीज से। व्योम ने अपने हाथों को अपने दोनों कान पर रखा और फिर आयशा के सामने उठक बैठक करने लगा। आयशा व्योम को ही देख रही थी जो वहां उठक बैठक कर रहा था। वही रुद्राक्षी यह सब देखकर मुस्कुराने लगी। उसे आयशा के लिए बहुत खुशी हो रही थी। व्योम अपने ईगो एटीट्यूड, अपने घर के नाम सब को छोड़कर सिर्फ आयशा के लिए वह सब कुछ करने को तैयार था जो कोई भी अमीर खानदान का लड़का नहीं करता। वह आयशा के सामने झुकने को भी तैयार था। व्योम की तरफ देखते हुए शिवांगी ने कहा, व्योम भैया कितने अच्छे हैं ना, सबसे अलग, हर एक लड़की ऐसा लड़का ही चाहती है। शिवांगी की बात उसके पास में ही खड़ी जय ने सुन ली। जय ने शिवांगी की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाया, तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं वह सब करने को तैयार हूँ जो तुम मुझसे कहोगी, सारी खुशियां तुम्हें लाकर दे दूंगा। क्या तुमने कुछ कहा? शिवांगी ने जय की तरफ देखकर कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय ने अपनी गर्दन मुस्कुराते हुए नामे हिला दी। रुद्राक्षी ने आयशा के हाथों पर अपना हाथ रखा। वह आयशा को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी आयशा इस वक्त गुस्से में है। रुद्राक्षी का अपने हाथ पर महसूस कर आयशा ने एक नज़र रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्षी ने अपनी पलकें झपका दी। आयशा ने फिर व्योम की आंखों में देखा जो उसके चेहरे की तरफ देखकर ही उठक बैठक कर रहा था। दो दिल सफर में निकल पड़े, जाना कहाँ क्यों फिक्र करें, कहाँ ठिकाना हो रात का, सुबह कहाँ पे बशर करें, खोया खोया दिल मेरा कहता है, हाँ तुमसे ही, बस तुमसे ही, मेरी जान है बस तुमसे ही, दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही, जो दर्द को सुकून दे,
वो दर्द तुमसे मिलता है। ए दिल जरा इतना बता, क्यों इश्क उनसे होता है। आयशा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधे व्योम के गले जा लगी। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे पर वह बहुत ज्यादा खुश भी थी। वही व्योम ने भी कसकर आयशा को अपनी गले लगा लिया। उसने आयशा को ऊपर उठा लिया था। वह नहीं चाहता था अब आयशा उससे दूर जाए। सांसों को अब जीने का जैसे सहारा मिल गया। खोया खोया दिल मेरा कहता है, हम तुमसे ही, बस तुमसे ही, मेरी जान है बस तुमसे ही। दिल को मेरे आराम है परेशान है, बस तुमसे ही। ये देखकर स्टेशन पर मौजूद लोग भी तालियां बजने लगे। ये सबके लिए कुछ नया था। ऐसे स्टेशन पर पहले किसी ने कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखा था। शिवांगी, नीति, जय, युवान, राहिल, रुद्राक्षी भी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। व्योम के गले लगने से आयशा को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या पूरी रात यहीं पर गले लग ही रहना है, रुद्राक्षी ने खांसते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर आयशा और व्योम एक दूसरे से अलग हुए। आयशा को शर्म भी आ रही थी, उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। आयशा को शर्माता देखकर रुद्राक्षी ने उससे चिढ़ते हुए कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को शर्माना भी आता है, क्या बात है। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने उसे घूर कर देखा। रुद्राक्षी हंसने लगी। वही बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। राहिल ने व्योम की तरफ देखकर कहा, व्योम भाई आपने तो किसी को खबर तक नहीं लगने दी। ये तुम क्या बोल रहे हो। व्योम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। व्योम की है हरकत देखकर सब मुस्कुराने लगे। कितने क्यूट है ना दोनों। शिवांगी ने व्योम और आयशा दोनों की अपने हाथों से नजर उतारते हुए कहा। रुद्राक्षी आयशा के लिए बहुत खुश थी। आखिर आज आयशा का अधूरा प्यार, वह एक तरफा प्यार जो वह बचपन से करती आ रही थी, आज उसने भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया दिया था। तभी रुद्राक्षी की नज़र रुद्राक्ष पर पड़ी। रुद्राक्ष को देखते ही रुद्राक्षी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। प्यार तो वह भी रुद्राक्ष से बहुत करती थी पर उसकी किस्मत शायद आयशा जैसी नहीं थी। अभी मुझे घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, नीति ने कहा। सब लोगों ने टाइम देखा तो रात के 11 बजे बज रहे थे। नीति की बात सुनकर राहिल ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राहिल के इस तरह नीति से बात करने से सब लोगों ने राहिल की तरफ देखा। ये देखकर राहिल ने कहा, क्या हुआ आपसे, मी पैसे क्यों देख रही है। मैं वैसे भी घर जा रहा हूँ और इतनी रात को मनाली में अकेले जाना सेफ नहीं होगा। मैं और शिवांगी जाते नीति को छोड़ देंगे। राहिल की बात सुनकर रुद्राक्षी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर नीति से कहा, हाँ नीति तुम राहिल के साथ चली जाओ, वह तुम्हें सेफली घर पर छोड़ देगा। नीति अभी कुछ भी नहीं बोल सकती थी और राहिल के साथ जाना नहीं चाहती थी पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पर नीति यह सोचकर खुशी, कम से कम शिवांगी तो आप उनके साथ जाने वाली है। राहिल ने कहा। राहुल की बात सुनकर शिवांगी ने कहा, भैया आप जाओ ना, नीति को छोड़कर घर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं जय के साथ घर चली जाऊंगी। ये कहकर शिवांगी ने जय का हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। शिवांगी के ऐसा करने से जय की दिल की स्पीड दुगनी तेजी से दौड़ने लगी। चैप्टर 266 एसिड और रुद्राक्षी का पुराना रूप की छोटी सी झलक और लड़की की जान बचाना। शिवांगी ने जय का हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। शिवांगी के ऐसा करने से जय की दिल की स्पीड दुगनी तेजी से दौड़ने लगी। इन सब से बेखबर शिवांगी अपनी आंखों को बंद करके जय के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसे तो इस बात का पता तक नहीं था जय के अंदर क्या चल रहा है। वही जय बस इस पल को कैद करके रखना चाहता था। उसके लिए ये पल बहुत यादगार और खुश मिजाज थे। वह अपनी मोहब्बत के बहुत करीब था लेकिन उसे अफसोस था कि वह उसे बता नहीं सकता कि वह उसे कितना प्यार करता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और रुद्राक्ष रुद्राक्षी को देखे जा रहा था। रुद्राक्ष से अपनी नजरें चुराते हुए रुद्राक्षी ने इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर एक लड़के पर गई जो बड़े ही अजीब तरीके से अपने हाथ में पड़े बैग को लेकर घूम रहा था। उसे लड़के के चलने और उसे बैग के पकड़ने के तरीके को देख पता नहीं क्यों रुद्राक्षी को कुछ अजीब लगा। रुद्राक्षी ने ध्यान से देखा तो उस लड़के से थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी थी जिसे वह लड़का लगातार घूरे जा रहा था। रुद्राक्षी ने उस लड़के के हाथ की एक्शंस को देखा, उसे बैग में कुछ तो था। रुद्राक्षी की आंखें छोटी हो गई। उसने देखा तो उस लड़के ने बैग में से एक बोतल निकालनी। उस बोतल को देखते ही रुद्राक्षी की आंखें फैल गई। रुद्राक्षी तुरंत उस लड़के के पास भाग कर गई और उसे लड़के ने उसे बोतल का कैप निकाला और उसमें मौजूद लिक्विड को उस लड़की के ऊपर डाल दिया।
तभी रुद्राक्षी ने आगे आकर उससे लड़की को नीचे खींच लिया और वह सारा लिक्विड साइड में जमीन पर बोतल के साथ गिर गया। रुद्राक्षी उस लड़की के साथ नीचे गिर गई। रुद्राक्षी ने उस तरफ देखा तो वहां पर उससे बोतल के आसपास धुआं निकल रहा था। वह एसिड था जो वह लड़का उस लड़की के चेहरे के ऊपर डालना चाहता था और रुद्राक्षी भी यह बात पहले ही समझ गई थी। रुद्राक्षी के इस तरह भागने से सभी लोगों की नज़र रुद्राक्षी के ऊपर ही थी। अवनी का एक्शन देखकर सभी लोगों की जान हलक में आ गई थी। आसपास मौजूद लोगों का ध्यान भी तुरंत उस तरफ चला गया। वह लड़का वहां से भागत इससे पहले ही रुद्राक्षी ने फुर्ती से खड़े होकर उसका कॉलर पकड़ लिया और एक छनातेदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारते हुए कहा, एसिड फेंकोगे। रुद्राक्षी बहुत गुस्से में थी। वह लगातार उससे लड़के को मारे जा रही थी। आयशा और बाकी सब लोगों ने आकर उसे लड़की को संभाल, जो वहां पर बहुत डरी हुई खड़ी थी। सभी लोग ये देखकर डर गए थे अगर रुद्राक्षी वक्त पर ना आती तो आज पक्का वह एसिड उस लड़की के चेहरे के ऊपर गिर जाता। रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड्स को उस लड़के को पकड़ने का इशारा किया। बॉडीगार्ड उस लड़के को पकड़ते इससे पहले ही रुद्राक्षी उस लड़के की कॉलर को पकड़ उसे अपने साथ लेकर गई। ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन थोड़ी दूर ही थी। रुद्राक्षी ने उसे लड़के का चेहरा पटरी के साइड कर दिया। ट्रेन आते ही उस लड़के की गर्दन उड़ जाती और उसका पूरा चेहरा खराब होने के साथ उसकी मौत भी हो जाती। ये देखकर वह लड़का बहुत ज्यादा डर गया। उसके पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना आ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, उसे लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रुद्राक्षी ने उसे लड़के की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हें तब सोचा था जब तुम उसके ऊपर एसिड फेंक रहे थे। रुद्राक्षी ने उस लड़के को ऊपर नहीं खींचा, वैसे ही रखा। स्टेशन पर मौजूद लोग कब रुद्राक्षी का पागलपन देखकर डर रहे थे। अगर रुद्राक्षी उसे लड़के को वहां से नहीं हटाती तो पक्का आज वह लड़का मर जाता। ट्रेन उन लोगों से थोड़ी ही दूर थी। वह लड़का लगातार चिल्लाए जा रहा था पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था, ना ही को उसकी मदद करने के लिए उससे रुद्राक्षी से बचने के लिए आगे आया। रुद्राक्षी ने उस लड़के को वैसे ही वहां प्लेटफॉर्म में लेटाए रखा। उसे लड़के की नज़र सामने से आती ट्रेन पर पड़ी। उसकी डर के मारे एक जोरदार चीख निकल गई जिसके साथ उसकी आंखें बंद हो गई। तभी रुद्राक्षी ने उस लड़के को वहां से हटा दिया और ऊपर खींच लिया। अगर अपनी थोड़ी सी भी देरी करती तो आज वह लड़का जरूर मर जाता। वही यह सब देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों की दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई थी। शिवांगी को भी यही लगा था रुद्राक्षी न्यूज़ लड़के को मार देगी। रुद्राक्ष वहां पर खड़ा सब देखे जा रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। रुद्राक्ष को रुद्राक्षी के अंदर वही कुछ महीने पहले वाली रुद्राक्षी नजर आ रही थी, जो मेक्सिको सिटी के युवा पीढ़ी की जान थी। आज भी वह शहर इसका इंतजार कर रहा है। रुद्राक्षी का वही पुराना रूप देखकर रुद्राक्ष के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। वही रुद्राक्षी उस लड़के को धमकी देते हुए आगे से कुछ ऐसा किया तो अभी तुम्हें ऊपर खींचा है ना, अगली बार ट्रेन के नीचे तुम्हारा सर होगा। रुद्राक्षी ने उस लड़के से गुस्से में कहा। वह लड़का रोने लगा था। उसने तो अपनी पैंट तक गीली कर दी थी पर उसके दिल की धड़कन हद से ज्यादा बढ़ी हुई थी। तभी वहां पर पुलिस आ गई और उससे लड़के को लेकर चली गई। चैप्टर 267 रुद्राक्षी कोल्ड ऑरा की फिर एक झलक। रुद्राक्षी का आयशा के साथ रहने का फैसला। इस लड़के के साथ साथ बयान लेने के लिए अपने साथ उस लड़की को भी लेकर चली गई जिसके ऊपर वह लड़का एसिड फेंकने वाला था। उनके जाने के बाद रुद्राक्षी ने एक गहरी सांस ली और बाकी सब लोगों की तरफ देखा जो उसे ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। वहीं रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष के होठों पर एक मुस्कान थी। उस मुस्कान में बहुत कुछ छिपा हुआ था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। राहिल, जय, युवान, व्योम, शिवांगी और नीति हैरानी भरी नजरों से रुद्राक्षी की तरफ देख रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी रुद्राक्षी का ऐसा रूप नहीं देखा था। उनके लिए तो रुद्राक्षी एक सीधी सादी सी लॉयर है उन सबकी नजरों में, पर रुद्राक्षी कुछ ऐसा भी कर सकती है यह उनमें से किसी में भी नहीं सोचा था। वही आयशा के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह अपनी दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। यह पहली बार नहीं था जब रुद्राक्षी ने ऐसा वैसा कुछ किया था। रुद्राक्षी ने उन सब लोगों की तरफ देखा और अपनी आइस को वेव करते हुए कहा, क्या हुआ, आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं?
अभी अभी आपने जो किया वो शिवांगी ने कहा, उससे तो सब कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा, अरे वह तो बस ऐसे ही, अगर उस लड़के को मैं ऐसे ही पुलिस के हवाले कर देती तो वह फिर से ये सब करता। ऐसे लोगों को एक अच्छा सबक मिलना जरूरी है। मैं तो आगे भी कुछ करना चाहती थी पर मैंने पुलिस को आता देख लिया था। इसका मतलब है भाभी आप सच में उसे मार देती, युवान ने हैरानी में कहा। युवान की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें छोटी कर युवान को घूरते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं जेल में बैठ जाऊं? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था, युवान ने डरते हुए कहा। आज उसे पहली बार रुद्राक्षी से डर लग रहा था। उसने तो सोचा था उसकी भाभी बहुत स्वीट इनोसेंट सी है। सीरियसली रुद्राक्षी तुम बहुत फास्ट और स्मार्ट हो, राहील ने मुस्कुराते हुए कहा। राहील की बात सुनकर रुद्राक्षी भी मुस्कुरा दी। तुम लकी हो रुद्राक्ष जो तुम्हें रुद्राक्षी जैसी बीवी मिली। वक्त आने पर रुद्राक्षी खुद के साथ लोगों को भी प्रोटेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है, जय ने कहा। जय की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस रुद्राक्षी की तरफ देखे जा रहा था जो आज उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। रेड टोमाटो को हुआ क्या है, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए अपने मन में कहा। जय चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया है और मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ, शिवांगी ने अलसाई हुई आवाज में जय से कहा। जय ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, उसकी बात सब की तरफ देखते हुए कहा, मैं शिवांगी को लेकर जाता हूँ। राहील तुम भी नीति को छोड़कर आ जाओ, राहील ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। भैया भाभी मैं भी आप लोगों के साथ ही चलता हूँ, मेरे पास मेरी कार नहीं है, युवान ने रुद्राक्ष और रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। युवान की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ कहता उससे पहले ही रुद्राक्षी ने कहा, नहीं मैं विला नहीं जा रही। रुद्राक्षी की बात सुनकर सब लोगों का ध्यान रुद्राक्षी की तरफ चला गया। ये देखकर रुद्राक्षी ने बात संभालते हुए कहा, मैं आयशा के साथ कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने के लिए जा रही हूँ। मैंने इतनी दिनों में आयशा को बहुत मिस कर रही थी, अब मैं कुछ दिन उसके साथ ही रहने वाली हूँ। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ ध्यान से देखा और उसे तभी कुछ याद आया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, हाँ। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी सोच रही थी हम दोनों को एक साथ वक्त गुजारे, बहुत टाइम हो गया है, तो अब से अगले बहुत कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। रुद्राक्ष कुछ दिनों के लिए तुम्हें रुद्राक्षी के बिना ही रहना होगा अब। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्ष शांत रहा। वही रुद्राक्षी ने कहा, हो सकता है किसी को कोई फर्क ही ना पड़े। रुद्राक्षी ने यह बात बहुत धीरे कही थी जो सिर्फ रुद्राक्ष, आयशा और व्योम ही सुन पाए थे। हमें अब बाहर चलना चाहिए, व्योम ने कहा। सब लोग फिर बाहर की तरफ जाने लगे पर रुद्राक्ष अभी भी वहीं खड़ा था। उसने जाती हुई रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने के कारण रुद्राक्षी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान पीछे की तरफ गया जहां रुद्राक्षी रुद्राक्ष की बाहों में थी और रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को कमर से पकड़ रखा था। क्या हुआ है, रुद्राक्ष ने धीरे से रुद्राक्षी की आंखों में देखते हुए पूछा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और फिर इधर उधर देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मुझे बस आयशा के साथ रहना है। रुद्राक्षी की आंखों में कोर्डनेश थी जो रुद्राक्ष से छुपी नहीं रही। वही रुद्राक्षी रुद्राक्ष की तरफ नहीं देख पा रही थी, हम ये भी कह सकते हैं वो रुद्राक्ष की तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। रुद्राक्ष के नजरें रुद्राक्षी के चेहरे पर ही थी, रुद्राक्षी उससे आंखें नहीं मिला रही थी। यह बात रुद्राक्ष भी नोटिस कर रहा था। वहीं रुद्राक्ष और रुद्राक्षी को इस तरह देखकर आयशा ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहा, हाय ओ इतना प्यार। वहीं शिवांगी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। युवान तो धीरे धीरे सीटियां बजाने लगा था, जिसे सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष से कहा, मुझे छोड़िए। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी एक नजर देखा और फिर उसे छोड़ दिया। रुद्राक्षी फिर तुरंत आयशा और बाकी सब के पास चली गई। वह किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। रुद्राक्षी के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को भी नहीं पता था, लेकिन उन सभी को ये रोमांटिक लग रहा था। किसी ने भी रुद्राक्षी को परेशान नहीं किया। सभी लोग स्टेशन से बाहर आ गए। स्टेशन के बाहर आने के बाद सब रुद्राक्षी अपनी कार की तरफ जाने लगे। आयशा ने व्योम की तरफ देखा और हल्के से स्माइल करते हुए कहा, बाय। व्योम ने आयशा की तरफ देखा। आयशा अपनी कार के पास जाती उससे पहले ही व्योम ने आयशा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच अपने गले लगा लिया।
सब उन दोनों की तरफ देख रहे थे। जय जो अपनी कार के पास शिवांगी के साथ खड़ा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, व्योम की जिंदगी में खुशियां वापस आ गई है। शिवांगी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। आयशा भी मुस्कुराते हुए व्योम के गले लग गई। आयशा की होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी, वह बहुत खुश थी। तभी व्योम ने धीरे से आयशा के कान में कहा, मिस नंदा, टाइम लगेगा पर शायद मैं भी तुमको उतना प्यार कर सकूं जितना तुम करती हो। ये कहकर व्योम आयशा से दूर हुआ और मुस्कुराने लगा। आयशा व्योम की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई, उसे समझ नहीं आया कि व्योम के कहने का मतलब क्या था। पर प्यार वाली बात सुनकर आयशा किसी कॉलेज गोइंग लड़की की तरह बिहेव कर रही थी, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आयशा के गाल और कान दोनों शर्म के मारे गुलाबी हो गए थे। आयशा फिर तुरंत रुद्राक्षी के पास चली गई। आयशा की हरकतें देखकर व्योम ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। रुद्राक्षी पहले से ही अपने ख्यालों में गुम थी। आयशा और व्योम की तरफ देखकर वो खुश थी, पर जब जब उसके दिमाग में रुद्राक्ष की वो बातें याद आती, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती। रुद्राक्षी जाकर सीधे आयशा की कार में बैठ गई और आयशा का कार में इंतजार करने लगी। रुद्राक्ष सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर रुद्राक्षी गुस्सा है क्यों। उसके हिसाब से तो सब कुछ सही था। क्या रुद्राक्षी जिज्ञासा को गले लगाने वाली बात पर अभी तक उससे गुस्सा थी। राहील के साथ जाने में नीति को बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, यह राहील भी देख पा रहा था। उसने नीति की तरफ देखकर कहा, कार में बैठ जाओ। ये कहकर राहील अपनी कार में बैठ गया। नीति भी फिर ना चाहते हुए राहील के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बाद राहील अपनी कार लेकर वहां से चला गया। आयशा और अवनी के जाने के बाद व्योम ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और उसकी तरफ एक स्माइल पास की और फिर वह भी वहां से चला गया। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वहां से चले गए। चैप्टर 268 आयशा रुद्राक्षी रिवलिंग ड्रेस पहना क्लब में। कार में बैठने के बाद आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम मुंह फुलाकर बैठी हो और वो स्पाइसी नूडल्स जिस तरह मैंने खाए तुमने भी खाए थे और तुम भी रो रही थी उस वक्त मैं तुमसे पूछ नहीं पाए। अब बता दो अगर मुझे अपनी दोस्त मानती हो। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही वो स्पाइसी नूडल्स खा रही थी। आज मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मन था और तुम क्या नहीं चाहती मैं तेरे पास ना रहा हूँ? कितना वक्त हो गया है मुझे तुम्हारे साथ रहे हुए। रुद्राक्षी ने बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। रुद्राक्षी की बातें सुनकर आयशा ने मुस्कुराती हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? आयशा के फेस के एक्सप्रेशंस देखकर रुद्राक्षी समझ गई आयशा इतनी आसानी से उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है। रुद्राक्षी ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, रुद्राक्ष को लगता है मैं ऐसी लड़की हूं जो पैसों के लिए किसी भी आदमी के साथ सोने को तैयार हो सकती है, उसके लिए तो मैं खुद को पैसों के लिए बेच भी सकती हूं। रुद्राक्षी की बातें सुनकर आयशा पूरी तरह हैरान रह गई, उसे यकीन नहीं हुआ रुद्राक्ष ने कुछ ऐसा कहा होगा। अभी रुद्राक्ष का बिहेवियर देखकर तो आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्ष रुद्राक्षी से प्यार करने लगा है, पर अभी रुद्राक्षी की बातें सुनकर आयशा जैसे शौक में थी। उसने शौकन भरी आवाज में ही कहा, क्या रुद्राक्ष ने तुम्हें खुद ये सब कहा? आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने खुद मुझसे यह नहीं कहा था, मैंने रुद्राक्ष को कॉल पर राहिल से बात करते हुए सुन लिया था, वह राहिल को ये सब बोल रहा था। ये कहते हुए रुद्राक्षी के आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्राक्षी की बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि गुस्सा था। आखिर रुद्राक्ष उसकी दोस्त के लिए इतनी गिरी हुई बात कैसे कह सकता था? आयशा रुद्राक्षी को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। रुद्राक्षी पैसों के लिए क्या किसी भी चीज के लिए किसी आदमी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाली है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम रुको, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहते हुए आयशा ने अपनी कार को यू टर्न लिया, वो सीधे रुद्राक्ष के विला की तरफ जाने लगी। आयशा को उस तरफ जाते देखकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, आयशा वहां मत जाओ, उस रास्ते और घर को छोड़कर ही तो मैं तुम्हारे पास आई हूं, मुझे अब वहां नहीं जाना। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपनी कार का ब्रेक लगाया और रुद्राक्षी की तरफ देखा। आयशा ने गहरी सांस ली, वह रुद्राक्षी की बात को नहीं टाल सकती थी। आयशा ने फिर कुछ सोचते हुए रुद्राक्षी से कहा, पर फिर तुम क्या करोगी? दादाजी से किए हुए वादे को कैसे निभाओगी?
रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, इन सब के बाद के बारे में मैं फिर सोचूंगी, पर अभी मुझे वहां नहीं जाना। मुझे कहीं और ले चल रहा है जहां मुझे ये सब बातें याद ना आए। वो सारी बातें मेरे कानों में गूंज रही है जो मुझे और भी ज्यादा रुला रही है। ये कहते हुए रुद्राक्षी का गला बहुत भारी हो गया था। वो कब से अपने आंसुओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठी थी। रुद्राक्षी चाहे पूरी दुनिया के सामने कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों न दिखाई दे, पर जब रुद्राक्ष ने उससे इतना सब कुछ कह दिया तो रुद्राक्षी से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने तो सोचा था शायद रुद्राक्ष को वो पसंद आने लगी है, इसलिए रुद्राक्ष उसकी फिक्र करता है, पर रुद्राक्ष वह सब कुछ सिर्फ अपने एक मकसद के लिए कर रहा था। आयशा समझ सकती थी रुद्राक्षी इस वक्त कैसा फील कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आयशा भी कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी। आखिर रुद्राक्षी का भी तो एक तरफा प्यार ही था। रुद्राक्ष तो जिज्ञासा से प्यार करता था। पता नहीं क्यों रुद्राक्षी इस उलझे हुए रिश्ते में बंध गई थी जिसमें उसकी खुद की मर्जी भी नहीं, सिर्फ एक वादा, एक जिम्मेदारी थी। आयशा ने अपने मन में कहा, इस एक जिम्मेदारी और वादे को निभाते हुए रुद्राक्षी पता नहीं कितना कुछ सहन करने वाली है। आयशा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कुछ सोचा, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मेरी मानो तो अवनी, तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी शादी रुद्राक्ष, सब कुछ हम वैसे जीते हैं जैसे तुम्हारी शादी से पहले और मेरे व्योम से मिलने से पहले जिया करते थे, बिल्कुल बेफिक्र होकर, बिल्कुल मस्ती से। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी, उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आयशा ने तुरंत अपनी कार की स्पीड फास्ट की और कार की रूफ खोली। रुद्राक्षी कार की सीट पर खड़ी हो गई और अपनी बाहों को फैलाकर खुली हवा में सांस लेने लगी। वो खुद को कैसे भी करके बेहतर महसूस करवाना चाहती थी, वो सब भूलना चाहती थी। आयशा जानती थी रुद्राक्षी को वो कैसे इन सब से बाहर लेकर आ सकती है। चल फिर आज किसी नई जगह पर चलते हैं जहां हमें कोई ना जानता हो, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो कहीं भी जाने को तैयार थी। आयशा अपनी कार शहर से बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। तभी शहर के ठीक बाहर आयशा को एक क्लब दिखाई दिया। उस क्लब के बारे में आयशा ने न्यूज़ में देखा था और अपने कुछ फ्रेंड्स से भी सुना था। ये यहाँ मनाली में एक न्यू क्लब ओपन हुआ था। इसे ओपन हुए 1 महीना ही हुआ होगा। चलो आज यहाँ पर टाइम पास करते हैं, क्या पता थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाए। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हिलाई। आयशा ने फिर अपनी कार जल्दी से क्लब के बैकसाइड पार्क है कि वो नहीं चाहती थी किसी को भी ये पता चले वह है कौन। आयशा और अपनी कार से बाहर आए और क्लब के एंट्रेंस की तरफ चली गई जहां पर बहुत से लोग मौजूद थे। आयशा और रुद्राक्षी ने अपने चारों तरफ देखा। वहां पर ज्यादातर लोग कॉलेज के एज के थे। उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे वह अभी तक कॉलेज में ही है। बहुत कम लोग ऐसे थे जो थोड़े मैच्योर दिखाई दे रहे थे। लगता है आज हमें बच्चों के साथ पार्टी करनी पड़ेगी, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ पर आसपास देखते हुए रुद्राक्षी को भी अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। आयशा ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हुए मुस्कुरा कर कहा, आज बहुत फन करने वाले हैं और वैसे भी हम कौन से बड़ हो गए हैं, हम भी तो कॉलेज में जाने वाली ब्यूटीफुल लड़कियां ही हैं। ये कहते हुए आयशा ने अपने मुंह का पाउट बनाया। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने आयशा को हाई फाइव दिया। वो दोनों ही पार्टी करने की फुल मूड में आ गई थी। चलो फिर कुछ अच्छा तड़कता भड़कता पहनते हैं, आयशा ने कहा। ओके, रुद्राक्षी ने कहा। बहुत से क्लब में ऐसे होते थे जहां पर लड़के और लड़कियों के कुछ कपड़े सेल के लिए मौजूद होते थे। वो थोड़े एक्सपेंसिव जरूर होते थे पर बहुत बार इमरजेंसी में काम भी आया करते थे। आयशा रुद्राक्षी को लेकर सीधे क्लब के मैनेजर के पास गई। क्लब के मैनेजर से आयशा ने उनके लिए 2 ड्रेस अरेंज करने के लिए कहा जो रुद्राक्षी और आयशा को फिट आए। रुद्राक्षी की बात सुनकर मैनेजर मुस्कुराते हुए उन दोनों को अपने साथ एक रूम की तरफ लेकर चला गया। वो रूम क्लब में मौजूद एक तरह से एक स्टोर था जहां पर बहुत सारे ब्रांडेड ड्रेसेस पहले से ही अवेलेबल थी। मैम, आप इनमें से कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, पर मैं आपको पहले ही बता दूं इन सभी ड्रेसेस की प्राइस बहुत हाई है, इसलिए आप प्लीज उस अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैनेजर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ नहीं कहा, ना ही आयशा ने। उन दोनों ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और सीधे अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। आयशा को एक ब्लैक कलर की बड़ी ही हॉट ड्रेस पसंद आई। उस ब्लैक कलर की ड्रेस में कमर के दोनों साइड कट था जिससे फिगर अच्छे से एक्सपोज हो और काफी सुंदर दिखाई दे।
आयशा ने वो ड्रेस निकाली और सीधे उसे रुद्राक्षी की तरफ फेंकते हुए कहा, ये तुम पहनोगी। रुद्राक्षी उस ड्रेस की तरफ देखा और फिर आयशा की तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिला दी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं नहीं मानने वाली हूं, तो चुपचाप जाकर इस ड्रेस को पहनो और भी हॉट बन के बाहर आ जाओ। अगर मैं ये पहनूंगी तो तुम भी वही पहनूंगी जो मैं कहूंगी, रुद्राक्षी ने कहा और सीधे वहीं पर रखी एक ब्लू कलर की ड्रेस निकाली जिसमें मैं वी नेक थी। वो ड्रेस भी थोड़ी रिवीलिंग थी। रुद्राक्षी ने वो ड्रेस आयशा को दी और मुस्कुराकर कहा, चलो अब थोड़े अपने भी लटके झटके दिखा दो। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा भी हंसने लगी। वो दोनों ही फिर चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई। उन दोनों के जाने के बाद वही रूम में मौजूद एक स्टाफ ने मैनेजर से कहा, सर ये हमारे क्लब में मौजूद सभी ड्रेसेस में सबसे महंगी है, क्या आपको लगता है ये दोनों वो अफोर्ड कर पाएगी? उस स्टाफ मेंबर की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, देखते हैं। लगभग 5 मिनट बाद ही रुद्राक्षी और आयशा दोनों ही चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। उस रूम में 2 से ज्यादा चेंजिंग रूम अवेलेबल थे। रुद्राक्षी को देखते ही मैनेजर और रूम में मौजूद बाकी सारे स्टाफ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो दोनों काफी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी दिखाई दे रही थी। रुद्राक्षी ने अपने बालों को फ्लिप किया। रुद्राक्षी के बालों के फ्लिप करने के तरीके को देखकर हर कोई मुंह खोले रुद्राक्षी को ही देखे जा रहा था। पेमेंट कर देते हैं, रुद्राक्षी ने कहा और अपने बैग में से कार्ड निकालने लगी कि तभी आयशा ने उसे रोका और अपना कार्ड मैनेजर के हाथों में देते हुए कहा, पेमेंट। आयशा की बात सुनकर मैनेजर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और सीधे पेमेंट करने के लिए वहां से चला गया। मैनेजर की तो बोलती बंद पहले ही हो गई थी क्योंकि आयशा ने उसे ब्लैक कार्ड दिया था जिसकी उम्मीद मैनेजर को बिल्कुल भी नहीं थी। चैप्टर 269 मोक्ष अब्रॉय का रुद्राक्षी को देखकर दिल हारना और मेरी एंजल। उस ब्लैक कार्ड को देखकर मैनेजर पूरी तरह शॉक हो गया था। उसने अभी तक यहाँ कितने ही कस्टमर्स देखे थे एंड जो काफी अमीर फैमिली से थे, पर उनमें से किसी के पास भी ब्लैक कार्ड मौजूद नहीं था। अब मैनेजर का रुद्राक्षी और आयशा को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। वो बड़े ही इज्जत के साथ रुद्राक्षी और आयशा से बात करने लगा था। आयशा और रुद्राक्षी भी मैनेजर की बदले व्यवहार का मतलब काफी अच्छे तरीके से समझ रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने लोगों को रंग बदलते देखा था। उन दोनों को ही इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पेमेंट होने के बाद मैनेजर ने वो कार्ड वापस आयशा को लाकर दे दिया। उसके बाद आयशा रुद्राक्षी वहां से निकल गई। वहां से आने के बाद आयशा और रुद्राक्षी सीधे क्लब के हॉल में आ गई। यहाँ पर सारे लोग डांस पार्टी कर रहे थे। उन सभी लोगों को देखकर आयशा और रुद्राक्षी का मूड भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। आयशा तो पहले से ही खुश थी, वहीं रुद्राक्षी जो रुद्राक्ष की बातों की वजह से दुखी थी वो भी अब थोड़ी बेटर महसूस कर रही थी। आज शायद कुछ कॉलेज के बच्चे पार्टी करने के लिए आए थे। उन सभी की उम्र 18 से 19 साल की ही हो गए। रुद्राक्षी और आयशा ने उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया और सीधे बार की एक चेयर पर जाकर बैठ गई और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर दी। तभी रुद्राक्षी की नज़र वहां एक कपल पर गई जो एक दूसरे के बाहों में भर डांस कर रहे थे। उन लोगों को देखकर रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे रुद्राक्ष की याद आ गई थी। रुद्राक्षी को खुद में ही मुस्कुराता देखकर आयशा ने उसे छेड़ते कहा, क्या बात है, बड़ा खुद में ही मुस्कुराया जा रहा है, क्या यहाँ पर कोई पसंद आ गया है? तुम बस बोलो, मैं अभी तुम्हारी बात फिक्स करके आती हूँ, आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ आंख मारते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, नहीं, यहाँ मुझे कौन ही पसंद आएगा, देख यहाँ सब बच्चे हैं, इनको देखकर तुझे लगता है कोई मेरे टेस्ट का होगा और यह सब मुझसे छोटे हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने चारों तरफ देखा और फिर कहा, बात तो तुमने सही कही, पर आजकल तो अपने से छोटे से प्यार करना गुनाह नहीं माना जाता। तुम बस पसंद कर लो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। पर कोई था उस हॉल में जो अवनी को लगातार देखे जा रहा था। उसकी नजरें रुद्राक्षी पर ही बनी हुई थी। यह बात आयशा और रुद्राक्षी दोनों ने ही नोटिस नहीं की। उसी क्लब के एक सोफे पर 22 साल का एक लड़का बैठा था जो दिखने में काफी हैंडसम था। उस लड़के के आसपास उसके दोस्त बैठे थे। वो शायद किसी कॉलेज का एक ग्रुप था। मोक्ष, तुम किसे देखे जा रहे हो, कौन है वहां पर? उस लड़के के पास में बैठे उसके दोस्त ने कहा और मोक्ष की नजरों का पीछा करने लगा। मोक्ष जो शांति से वहां पर बैठा सिर्फ रुद्राक्षी को ही अपनी गहरी आंखों से देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसने धीरे से कहा, क्यूट एंजल।
बड़ी अजीब बात है, मोक्ष ओबरॉय को भी कोई लड़की क्यूट और एंजल लगती है, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, वरना हमारी कॉलेज की एक से बढ़कर एक ब्यूटी को तुम रिजेक्ट कर चुके हो, मोक्ष के दोस्त दीपेंद्र ने कहा। दीपेंद्र की बात सुनकर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, एक नज़र उसे देख तो सही, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, शी इज जस्ट अमेजिंग। मोक्ष की बातें सुनकर उसके सारे दोस्तों ने रुद्राक्षी और आयशा की तरह देखा, वह लोग भी हैरान रह गए। सच में वह दोनों कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, एन उस पूरे क्लब में वो दोनों सबसे सुंदर थी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोक्ष, ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल एंजेलिस की तरह है, दीपेंद्र ने भी आयशा की तरफ देखते हुए कहा। पर ये दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, एन कौन से कॉलेज से उनके पास में ही बैठी एक टॉमबॉय जैसी लड़की ने कहा। भव्या, शायद तुम भूल रही हो, तुम लड़की हो और लड़की होकर तुम किसी लड़की को ही देख रही हो, ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए और एंजेलिस को हमारे लिए छोड़ना चाहिए, दीपेंद्र ने कहा। दीपेंद्र की बात सुनकर भव्या ने उसे घूरते हुए कहा, मैं बस जानना चाहती थी इतनी सुंदर लड़कियां कौन से कॉलेज में पाई जाती है। जहां भी पाई जाती होगी, पर यह हमारे कॉलेज से तो नहीं है, इस बात को लेकर मैं पूरी तरह श्योर हूं, इतनी खूबसूरत कन्याएं और मेरी नजरों से छिप जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रियांशु ने कहा जो वहीं पर ही बैठा ड्रिंक कर रहा था। मोक्ष ने उनमें से किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो बस रुद्राक्षी की तरफ ही देखे जा रहा था। रुद्राक्षी और आयशा ने 2 शॉट्स पिए और फिर दोनों ही डांस फ्लो पर डांस करने के लिए आ गई, वो दोनों किसी जलपरी की तरह डांस कर रही थी। उन दोनों का फिगर डांस करते हुए और भी ज्यादा सेक्सी दिखाई दे रहा था, उन दोनों की अदाएं ही वहां मौजूद सबसे अलग थी, वो दोनों प्रोफेशनल डांसर नहीं थी पर उनसे कम भी नहीं थी। वो दोनों सभी को इग्नोर करते हुए बस एक दूसरे के साथ डांस को एंजॉय कर रही थी। वहीं मोक्ष बैठा रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे की वह मुस्कान काफी प्यारी थी जिस पर पता नहीं कितनी ही लड़कियां अपना दिल हार बैठे। अक्सर मोक्ष के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी जाती थी, पर आज मोक्ष तो कब से बस मुस्कुराए ही जा रहा था, यही बात उसके दोस्तों को अजीब लग रही थी। भव्या ने मोक्ष की एक फोटो अपने फोन में क्लिक कर ली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मोक्ष की नज़र दीपेंद्र और प्रियांशु पर गई। वो दोनों भी लगाया रुद्राक्षी आयशा को ही देख रहे थे, उन दोनों को देखकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई एंड उसने उन दोनों से, ब्लैक ड्रेस वाली तुम्हारी भाभी है तो जरा आंख के नीचे। मोक्ष के बात सुनकर दीपेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे हमने कब कहा कि वो हमारी है, हम तो बस हमारी भाभी को देख रहे थे, दीपेंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। पर ब्लू ड्रेस वाली तो मेरी हो सकती है ना, अपनी प्रिंसेस बनना कर रखूंगा लाइफ टाइम, अगर वो मान जाते तो, प्रियांशु ने अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए कहा और आयशा की तरफ देखने लगा। मोक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। पहल उन दोनों से तो पूछो, क्या वो दोनों तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ऐसे ही सपने देखने लगे हो तुम दोनों, ध्यान से देखो वह कितनी खूबसूरत, मुझे तो लगता है उनके पीछे लड़कों की बहुत लंबी लाइन होगी, भव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। भव्य की बात सुनकर दीपेंद्र ने कहा, उसके चिंता तुम मत करो, हमारी मोक्ष में कमी की क्या है, उसके पीछे भी हमारे कॉलेज की सारी लड़कियां हैं पर फिर भी अभी तक अखंड सिंगल है, ओबरॉय खानदान का बेटा है और इतना हैंडसम भी है, कोई लड़की मोक्ष को क्यों मना करेगी, जब मोक्ष खुद उसमें इंटरेस्टेड है तो वह क्यों ही मोक्ष को मना करेगी। दीपेंद्र की बात सुनकर भव्या ने गहरी सांस लेकर कहा, जरूरी नहीं हर किसी को पैसे में ही इंटरेस्ट हो, कुछ लड़कियों को एक सिंपल लाइफ भी पसंद होती है। आजकल की लड़कियों को सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है भव्या, अब हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी ना होता है जो आमिर खानदान से हो और उन्हें पैसों में बिल्कुल दिलचस्पी ना हो, तुम देखना जब इन दोनों को पता चलेगा हम अमीर हैं तो ये खुद आगे से चलकर हमें अप्रोच करेगी, प्रियांशु ने कहा। प्रियांशु की बात सुनकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, पर उनके कपड़ों को देखकर मुझे नहीं लगता वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनके कपड़े ब्रांडेड लग रहे हैं, भव्या ने कहा। भव्या की बात सुनकर दीपेंद्र ने हंसते हुए कहा, आजकल ब्रांडेड ड्रेसेस की भी कॉपी बनने लगी है तो हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। उन सभी की बात सुनकर मोक्ष ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से क्लास से है, क्या करती है, मुझे बस वो पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मोक्ष बिल्कुल किसी दीवाने की तरह बात कर रहा था, वहीं मोक्ष की पसंद को देखकर अब उसके दोस्त भी कुछ नहीं बोल सकते थे।
डांस करते हुए आयशा और रुद्राक्षी थक गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस बैठने के लिए स्टेज से नीचे आए तो उन्होंने देखा वहां पर कहीं भी जगह खाली नहीं है सिवाय मोक्ष के पास में मौजूद सोफे पर, जहां पर दो लोगों की बैठने की जगह खाली थी। इसलिए रुद्राक्षी आयशा दोनों ही उस तरफ चली गई। उन लोगों को अपनी तरफ आता देखकर दीपेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मोक्ष तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी एंजल इसी तरह आ रही है। दीपेंद्र की बात सुनकर मोक्ष ने उसे घूर कर देखा। सभी लोग नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगे पर दीपेंद्र को बहुत हंसी आ रही थी। आज पहली बार मोक्ष थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा था। तभी रुद्राक्षी और आयशा दोनों ही उनके पास आकर बैठ गई। आयशा ने वेटर से ड्रिंक मंगवाए, तभी उनका ध्यान अपने पास बैठे मोक्ष और उसके दोस्तों पर भी गया। उन सब की तरफ देखकर आयशा रुद्राक्षी ने बस छोटी सी स्माइल पास कर दी। उन्होंने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना ही उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ये बात उन लोगों को बड़ी अजीब लगी क्योंकि अक्सर क्लब में लोग कनेक्शन बनने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 270 भव्या प्रियांशु आयशा रुद्राक्षी की आइडेंटिटी जानकर हुए शॉक्ड। रुद्राक्षी मोक्ष के साइड में ही बैठी थी। मोक्ष की दिल की धड़कन तेज हो गई। पास से रुद्राक्षी और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मोक्ष की नजरें तो रुद्राक्षी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, वह लगातार रुद्राक्षी को ही देखे जा रहा था। रुद्राक्षी ने भी यह बात नोटिस कर ली थी। रुद्राक्षी ने कई देर तक यह इग्नोर किया, उसके बाद उसने फाइनली मोक्ष की तरफ देखकर पूछ ही लिया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? रुद्राक्षी के इस तरह अचानक से बोलने पर मोक्ष बेचारा हड़बड़ा गया। उसने अपनी गर्दन जल्दी से नामे हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर क्या मेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही अजीब है जो तुम कब से मुझे ही देखे जा रहे हो? रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा को हंसी आ रही थी, वो अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। मोक्ष ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए रुद्राक्षी से कहा, नहीं आप तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, और फिर से आयशा के साथ बात करने में बिजी हो गई। रुद्राक्षी का ये बिहेवियर उन सभी लोगों को अजीब लगा। वहीं बेचारा मोक्ष तो दीवाना हो बैठा था, आखिर उसकी एंजल ने उससे बात जो की थी। भव्या ने धीरे से प्रियांशु के कान में कहा, देखा उसने बिल्कुल भी मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अरे हो सकता है ना ये उसकी कोई स्ट्रेटजी हो मोक्ष को अपने पीछे पागल करने की। आजकल कई लड़कियां पहले लड़कों को इग्नोर करती है ताकि लड़के उनके पीछे पागल हो जाए, प्रियांशु ने भाव्या से कहा। भाव्या ने उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे महिला दी। वैसे आप कौन से कॉलेज से हैं? दीपेंद्र ने बात शुरू करते हुए आयशा और रुद्राक्षी से पूछा। दीपेंद्र की बात सुनकर रुद्राक्षी और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। रुद्राक्षी ने आयशा से धीरे से कहा, क्या हम इतने यंग दिखते हैं? आयशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आयशा के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप बताइए आप कौन से कॉलेज से हैं? आयशा की बात सुनकर दीपेंद्र ने बड़ी ही खुशी के साथ कहा, हम लोग मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े सी कॉलेज से हैं। दीपेंद्र बहुत प्राउड फील कर रहा था, ये बताते हुए सी कॉलेज में आमिर खानदान के बच्चे ही पढ़ा करते थे। उस कॉलेज के नाम से ही कोई बता सकता था कि वहां जो भी होगा वो बड़े ही पैसे वाले घर से होगा को। आयशा को कॉलेज का नाम सुनकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, आखिर रुद्राक्षी भी तो उसी कॉलेज में पढ़ रही थी। वो इस कॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। इस कॉलेज में सेमिनार और लेक्चर देने के लिए आयशा के पास ऑफर आया था पर आयशा ने ही मना कर दिया था। लोगों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी पर आयशा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आयशा ने तो ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर दिए थे स्टूडेंट्स को। आयशा ने फिर कुछ सोचकर कहा, ये तो बहुत बड़ी कॉलेज है ना, इंडिया की सबसे बड़ी कॉलेज लगता है, आप लोग बहुत अमीर हैं। आयशा की बात सुनकर प्रियांशु ने अपनी जैकेट को सही करते हुए कहा, हम लोग बहुत नहीं बहुत से भी ज्यादा रिच है। ये मोक्ष ओबरॉय है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा मैं प्रियांशु गुप्ता, ये भाव्या जिंदल, ये दीपेंद्र रुद्राक्ष। हमारे नाम के आगे जो सर नेम है उन सभी के नाम पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो शायद आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी। उन सभी का नाम और उनका सरनेम सुनकर आयशा के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस आ गए जैसे वो बहुत शौक है। वो नाम सुनकर आयशा उनके सामने ऐसे ड्रामा कर रही थी जैसे उसने कभी इतने अमीर लोगों को देखा ही ना हो। अरे बाप रे, आप लोग इतने अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतने बड़ी सेलिब्रिटीज से बात कर रही हूँ, आयशा ने हैरानी में कहा। वही रुद्राक्षी आयशा की तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे हिला रही थी।
वही भाव्या को लग रहा था जैसे जरूर कुछ तो गड़बड़। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आयशा से उन लोगों का मजाक उड़ा रही है, पर दीपेंद्र और प्रियांशु को ऐसा लग रहा था जैसे आयशा उन लोगों में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। आयशा की हरकतें रुद्राक्षी भी काफी अच्छे से नोटिस कर रही थी। वो जानती थी आयशा क्या करना चाह रही है। आपने बताया नहीं आप क्या करती है, प्रियांशु ने कहा। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी डॉक्टर हूँ आयशा नंदा, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका नाम सुना सुना क्यों लग रहा है, दीपेंद्र ने कहा। इतनी यंग डॉक्टर, प्रियांशु ने हैरानी में कहा। आयशा ने कुछ भी नहीं कहा। और आप, मोक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी ने मोक्ष की तरफ देख कहा, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, रुद्राक्षी शर्मा। रुद्राक्षी आयशा का प्रोफेशन सुनकर वह सब हैरान रह गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था रुद्राक्षी और आयशा इतनी छोटी उम्र में ही डॉक्टर और लॉयर बन चुकी है। आपको देखकर कहीं से भी नहीं लगता है कि आप जॉब करती हैं, आप तो कॉलेज गर्ल की तरह लगती है, दीपेंद्र ने अपने गालों पर हाथ रखकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। दीपेंद्र की बात सुनकर वह दोनों ही मुस्कुरा दी। भाव्या उन दोनों की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। प्रियांशु ने भाव्या की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसे नहीं क्यों देख रही हो। सभी लोगों का ध्यान भाव्या की तरफ चला गया। भाव्या ने रुद्राक्षी की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, आपने अपना नाम रुद्राक्षी शर्मा बताया ना, क्या आप वही रुद्राक्षी शर्मा हो जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, या जो फाइटिंग क्वीन टैबलेट के नाम से और जिनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते रहते हैं। भाव्या की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं अवनी बस हल्के से मुस्कुरा दी। रुद्राक्षी एक बहुत फेमस लॉयर थी, चाहे वह आइडेंटिटी किसी और की थी, लेकिन रुद्राक्षी की तो आदत ही शुरू से यही थी, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रखना। पर रुद्राक्षी ने दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। क्या आप सच में वही लॉयर हो जिसकी बात भाव्या कह रही है, दीपेंद्र ने पूछा। रुद्राक्षी ने बस अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। भाव्या के दिमाग में कुछ हिट हुआ, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और आयशा नंदा और रुद्राक्षी शर्मा के बारे में सर्च किया। उसने जैसे ही गूगल पर आयशा और रुद्राक्षी के बारे में देखा, वह पूरी तरह हैरान रह गई। वैसे आपको पता है मोक्ष की फैमिली के पास कितनी इंडस्ट्रीज है, प्रियांशु ने मोक्ष की तारीफ करते हुए कहा। वह चाहता था रुद्राक्षी मोक्ष के बारे में जाने और उससे सेट हो जाए, पर वही भव्या जिसने रुद्राक्षी और आयशा के बारे में सब पता कर लिया था, उसका मन कर रहा था वह प्रियांशु का सर फोड़ दे। आयशा और रुद्राक्षी प्रियांशु की बातें सुनकर बस हल्के से मुस्कुरा रही थी। हम ये भी कह सकते थे उनकी मुस्कुराहट में प्रियांशु के लिए मजाक था। भाव्या ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी और आयशा की तरफ देखा और फिर प्रियांशु के कान में धीरे से कहा, जरा ये देखो। प्रियांशु ने जब भाव्या की फोन में देखा, वह हैरान रह गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।